नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। मौसम थोड़ा खराब है, बहुत लोगों को और बोलना भी है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आज इस देश को जिस तरह से यूनिटी हम लोग इन मंच पे दिखाई है, पूरे देश भर में ये यूनिटी आज कायम करने की जरूरत है। 2024 की ये इलेक्शन किसी पार्टी के बीच नहीं होने जा रही। ये इलेक्शंस दो विचारधाराओं के बीच होने जा रही है। एक विचारधारा जो इस देश में न्याय के ऊपर, समता के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर विश्वास रखती है, उस विचारधारा के खिलाफ दूसरी विचारधारा जो असमानता के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, धर्मवाद के ऊपर विश्वास रखती है। ऐसे दो विचारधाराओं के बीच ये इलेक्शंस आने वाली 2024 में हम लोग देखने जा रहे हैं। और जिस तरह की यूनिटी, जिस तरह का भाईचारा आज इस मंच पर दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा विश्वास है अगर इस देश का SC, ST, OBC और जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, ये सारे लोग अगर इकट्ठा हो जाएं तो 2024 नहीं, आने वाले हजारों इलेक्शंस में भी मोदी का बाप भी आ जाए तब भी वो इस देश में जीत नहीं पाएगा अगर इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी इकट्ठा होकर इस देश की रक्षा करने का काम करें। दौर से हम गुजर रहे हैं, ये शायद आज़ादी के बाद सबसे मुश्किल दौर है हमारे देश में। लोकतंत्र और जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने के नेतृत्व में हमें मिला, वो संविधान के सभी मूल्य आज खतरे में हैं। 2024 का जो चुनाव है उसकी बात मेरे पहले साथियों ने भी बात की, राज अम्बेडकर जी ने बात की, नदीर ने बात की। ये 2024 का चुनाव क्यों ज़रूरी है? मैं मानता हूँ कि 2024 का जो चुनाव है वो कोई सामान्य चुनाव नहीं है। एक तरह से, और आप मान के चलें, एक तरह से ये एक बार फिर हम अपना चुनाव संविधान सभा की कर रहे हैं। क्योंकि अगर चुनाव बीजेपी और उसके समर्थक पार्टियों का अगर चुनाव में एक बार फिर विजय होगा, तो आज जिस संविधान की रक्षा में हर हिंदुस्तानी, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई बौद्ध, दलित आदिवासी, महिला पुरुष और दूसरे सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो संविधान नहीं रहेगा अगर हम भारत के लोग 2024 में सही फैसला नहीं करते हैं। मेरे दोस्त बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, जिनमें बहुत सीनियर लोग भी हैं, और वो इस वक्त दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के थाने में बैठे हुए हैं सुबह से। तो देश की जो वर्तमान स्थिति है, उसके हालात हैं, वो आज सोशल मीडिया के दौर में, अखबारों के दौर में आप सबको मालूम है। उस पर चर्चा करने की अगर कोई खास हम बताएं कि ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात हैं, तो मुझे लगता है कि वो वक्त के साथ और आप सब के साथ नाइंसाफ़ी होगी कि आपको ये बताया जाए कि देश में ये समस्या है, क्योंकि वो समस्याएं रोज़ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि इस समस्या से या इस जो परेशानियां हैं, इनसे निकला कैसे जाए, कैसे इन परेशानियों से आगे निकला जाए। अगर हमको ये लगे कि हम जोशीले भाषण देकर और बड़ी बड़ी बातें करके इस सरकार को या दिल्ली में बैठी हुई सत्ता को हटा लेंगे, तो शायद इसी तरह के भाषण हमने और हमारे दोस्तों ने 2019 में भी दिए थे। लेकिन बंगाल की वो धरती जहाँ से क्रांति का आगाज होता है, जो एक हमेशा नया अध्याय लिखती है, नया सबक पढ़ाती है,
उसने उन इलाकों से बीजेपी की एंट्री कराई जहां से बीजेपी की एंट्री की उम्मीद नहीं थी। अगर हम ये बात कहें कि वो इलाके जिनको हिंदू मुस्लिम सद्भावना की मिसाल देनी चाहिए और जो हिंदू मुस्लिम सद्भावना की मिसाल हैं, वहां से अगर बीजेपी जीत के आती है तो हमारे ये भाषण, ये रैलियां, ये बातचीत बेमानी है। अगर मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाकों से बीजेपी जीत के आ जाती है तो फिर यह भी मालूम चलता है कि मुसलमानों की भी अपनी आपस की बातचीत, इत्तेहाद की बातचीत, हमारे एक समाज की बातचीत बेमानी है। अगर आप 2014 से लेकर 2019 को देखने के बाद, इतनी सभाओं के बाद भी वोट करने जाते समय अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने लोगों को सामने रखते हैं और देश की हुकूमत को सामने नहीं रखते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। ভারতের সংবিধান সংশোধন না হলে সিএ কোনোদিন হতে পারে না। যতক্ষণ পাসপোর্ট অ্যাক্ট ফরেন অ্যাক্ট সংশোধন না হবে ততক্ষণ উদ্বাস্তুদের বাঁচার কোনো সিএ হতে পারে না। এটা মিথ্যা কথা। সিএ 2019 যেখানে বলেছিল হিন্দুরা নাগরিকত্ব পাবে, মুসলমানরা পাবে না, এটা 100% মিথ্যা কথা। আইনে লেখা আছে যারা 2014 31 ডিসেম্বরের আগে পাসপোর্ট অ্যাক্ট বা ফরেন অ্যাক্টে ছাড় পেয়েছে তারা ইলিগাল নয়। আইনটা হচ্ছে 2019 সালে, আর কাট অফ ডেট দিচ্ছে 2014 সালে। আজকে যখন এনআরসি চলছে, আধার কার্ড ভোটার কার্ড লিঙ্ক করে, তখন মানুষ যে ছাড় পেয়েছে দেখাবে কি করে? অর্থাৎ টোটালটা ভাওতা। তাই এই ভাওতার হাত থেকে বাঁচতে আমাদের দাবি নিশীথ পরামানিক, শান্তনু ঠাকুর, অম্বিকেশ, স্বপন মজুমদার, কি সরকার, অসীম সরকার, জগন্নাথ সরকার, এই যে সরকার বাহিনী যারা সরকার চালাচ্ছে, আর শুভেন্দু অধিকারী, এরা যদি ক্ষমা না চায় 15 দিনের মধ্যে ওদের বিজেপি ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে আসতে হবে। যদি ক্ষমা না চায় এই সোরের বাচ্চাদের জুতো খুলে হাত পা ভেঙে দেবো, সোরের বাচ্চাদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করবো। এই সোরের বাচ্চাদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করবে আমার তার ভিতর থেকে বেরোচ্ছিল, সেটা আপনারা অনুভব করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু ওখানে বসে অনুভব করছিলাম। উনি কথা বলতে পারছে না, উনি বুকের ভিতর থেকে কথা বলতে পারছে না, যে ওনার বুকের ভিতরে যে যন্ত্রণা, যে এই ভারতবর্ষে যারা উত্তর বাংলার মানুষ এসেছে, যারা ভারতীয় নাগরিক, তাদের যে বেনাগরিক করে দেওয়ার চক্রান্ত আজকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিয়েছে, তার যন্ত্রণা অনুভব করছে, ওনার ভিতরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তাই আমি তাকে প্রণাম জানাই যে আমার সমাজের লোকের বাঁচানোর জন্য তার হাতকে শক্ত করুন আপনারা, যাতে আমরা আগামীতে ভবিষ্যতে এই মঞ্চে এখানে দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করছি 28শে ডিসেম্বর বড়মার নেতৃত্বে এবং কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের নেতৃত্বে ধর্মতলায় লক্ষ লক্ষ লোক ছুটে এসেছিল আপনারা এই এনআরসির বিরুদ্ধে, বেআইনের বিরুদ্ধে আপনারা লড়াই করার জন্য, যে আমরা নিঃশর্ত নাগরিকত্ব চাই, তার দাবিতে এখানে ছুটে এসেছিল। আমারও সেই বড়মার স্বপ্ন এবং আমার স্বামী কপিলকৃষ্ণর স্বপ্নকে भाई हम लोग बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं। हम लोग पास आई कार्ड है, सब कुछ है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, फिर भी हम लोग यहाँ के नागरिक क्यों नहीं है? क्यों नहीं नागरिक दे रही है? ये बीजेपी हम लोग का मेन मकसद है बीजेपी को हटाना। कोई भी आए सत्ता में उससे कोई लेना जाए, लेकिन हम लोग के जो हक में बात करें वो आना है। हम लोग को बीजेपी मुक्त भारत चाहिए और हम लोग उसको हटा करके रहेंगे। आज ये इस सभा से आप देश में क्या वार्ता देना चाह रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर तमाम समाज के लोग, आप मेरे से भी इंटरव्यू लें,
मेरे मथुरा समाज के भाई है, आदिवासी भाई है, दलित भाई है, नमशूद्र भाई है, तमाम तबके के लोग, हिंदू भाई या ब्राह्मण भी हैं यहाँ पर शामिल। विनय दुबे भी आएगा जो एक ब्राह्मण है, यहाँ हर्षमंदर साहब आएंगे, यहाँ राजरतन अम्बेडकर साहब आएंगे, अम्बेडकर साहब के जो है वो वंशज हैं। तमाम लोग यहाँ आए हैं। इंडिया जो है वो इंडिया मतलब जो हिंदुस्तान है उस हिंदुस्तान को बचाने के लिए आए, बाबा साहब के अम्बेडकर के जो है संविधान को बचाने के लिए आए, अपने मुल्क को बचाने के लिए आए। और जो हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है मथुरा समाज को, तमाम समाजों को, कि आपको एनआरसी के बाद में आपको जो है हम नागरिकता देंगे, ये भूल बात है। क्योंकि 2019 में कानून पास होता है सीए का, उसमें बताया जाता है 2014 से पहले जो पासपोर्ट एक्ट से आया है, पासपोर्ट एक्ट के तहत जो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ उसको नागरिकता मिलेगी। हमारे तमाम मथुरा भाई पासपोर्ट एक्ट से नहीं आए। यहाँ 3 करोड़ आबादी है मथुरा समाज की, नमशूद्र की आबादी है, जो उस पार से भी है, इस पार की भी लोग हैं। उनकी आबादी के बाद में मुसलमानों की आबादी है। यहाँ पर 3.5 करोड़ उनका है, 3 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। ये दोनों समाज को अगर 6.5 करोड़ को, पूरे बंगाल के 6.5 करोड़ की आबादी को अगर आप तहस नहस कर देंगे एनआरसी के नाम में, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। हमारा ये जोड़ जो है हिंदुस्तान में जो नया जोड़ बना है उस जोड़ को सपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ वोट फॉर इंडिया का मकसद है जो नया जोड़ बना है इंडिया जोड़, उस जोड़ को हम लोग सपोर्ट करें। नफरत की राजनीति को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। 1 वोट 1 नेशन, इसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? एक लॉलीपॉप है। 1 वोट 1 नेशन के मतलब ये है कि एक बार वोट कराएंगे, 555 करोड़ रुपया बीजेपी के पास में सिर्फ बॉन्ड का पैसा है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस है, जिसके बाद में सिर्फ 50 करोड़ रुपया है बॉन्ड में। आप बताएं कि इतने रुपये रखने के बाद में हिंदुस्तान के इतना रुपया जो है वो माफ करे, 11,000 करोड़ रुपया माफ किया उन्होंने अपने दोस्तों के लिए। तो इतना रुपया आप माफ करें तो एक बार वोट क्यों कराइएगा? वोट में कितना खर्च करवा रहे हैं आप? वोट से ज़्यादा तो इलेक्शन में खर्च हो रहा है। एक पार्टी जो है अगर इलेक्शन में देखा जाए तो वोट का 1% खर्चा जो है इलेक्शन में खर्च हो रहा है, और वोट के कैंपेनिंग में जो है 99% पैसा खर्चा करता है ये पार्टी लोग। आप इसको बोल करके लोगों को समझा करके चाहते ये है कि ताकि हिंदुस्तान के अंदर में हम 1 वोट 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन बोलने के बाद 1 नेशन 1 पार्टी कर देंगे। तमाम पार्टी इसीलिए आज जुड़ी है क्योंकि इनका बोलना कुछ है, करनी कुछ और धरनी कुछ होता है। इसी के लिए ये सवाल है कि आज जो कुछ भी नोटबंदी के टाइम में क्या काला धन वापस आया, आज जीएसटी के नाम पे 18% जो है हम अरब दवा में पैसा दे रहे हैं। आज बच्चियों का बलात्कार हो रहा। 25 तारीख को उज्जैन में 9 साल की बच्ची 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद में उसको रोड में फेंक दिया गया। मणिपुर का हादसा देख लीजिए, 1.5 महीने के बाद में हिंदुस्तान को पता चला कि मणिपुर की मेरे माँ और बहनों को नंगा परेड कराया गया, उनके साथ रेप किया गया, एक बच्ची के भाई को बाप को उसके सामने कत्ल कर दिया गया, उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। ये हिंदुस्तान का नक्शा आज बनाया जा रहा है, ये नफरत का नक्शा, हिंदुस्तान का नक्शा। हम हिंदुस्तान के 140 करोड़ आबादी को पसंद नहीं है, हम लोग नहीं चाहते कि इस तरीके का नक्शा हमारे हिंदुस्तान का रहे। हमारा हिंदुस्तान कल भी सेकुलर था, आज भी सेकुलर है, कल भी सेकुलर रहेगा। नोट चेंज, पार्लियामेंट चेंज, आर्टिकल 370 चेंज, लोगों का आशा है कि आने वाला दिन में संविधान चेंज कर देगा ये गवर्नमेंट। बिल्कुल है, संविधान बना हुआ है। आप कुछ दिन पहले का इंटरव्यू देख लें, उनके प्रवक्ता लोग जो है उनके लोग जो बोल रहे हैं कि संविधान में कुछ भूल चुका है, इसको ठीक करना चाहिए। पूरा संविधान बना के रखे हुए ये लोग, पूरा संविधान बना के रखे हुए। ये संविधान बनाने के मकसद इन लोगों का ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का नाम पे यहाँ पर दलितों के साथ में अत्याचार होगा, यहाँ पर नमशूद्रों के साथ अत्याचार होगा, यहाँ पर आदिवासियों के साथ में अत्याचार होगा। जैसे पहले ज़माने में नमशूद्रों के साथ में क्या होता था, दलितों के साथ क्या होता था, उनकी बेटियों को, उनकी बीवियों को, उनकी बच्चियों को छाती खोल के चलना पड़ता था, उसके लिए ये लोग टैक्स लेते थे। आज वही चीज़ दोबारा लागू करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर में ये लोग जो है नया संविधान ला रहे हैं। संविधान खतरे में, इसको लेकर वोट फॉर इंडिया की आप लोग अपील कर रहे हैं। इसके अलावा और भी क्या क्या कीजिएगा बताइए? देखिए, लोगों को वोट का महत्व समझा रहे हैं और आने वाले 2024 में किसी भी बहकावे में ना आकर अपना वोट ऐसे पार्टी को दो जो बीजेपी को हराने की ताकत रखता है। ये बात हम लोगों को बता रहे हैं। अगर लोग वोट फॉर इंडिया को वोट कर रहे हैं फिर इसमें से जाके स्विंग कर जाएगा किसी से, तो उस वक्त क्या कीजिएगा? नहीं, देखिए, पार्टी जब हम लोग तो वोट देने का काम कर रहे हैं। हाँ। सरकार बनाने की बारी जब आए, हम लोग यही चाहते हैं कि मजबूर सरकार बने ताकि हम लोग उसको फिर से गिरा सकें। आपने ईवीएम के खिलाफ में बोले थे, तो ईवीएम के खिलाफ में हम लोगों ने 2019 में पिटीशन दायर किया था। 2020 में ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसका चर्चा होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये पिटीशन से पीछे रह गया। चलते रहिए सर, बहुत टाइम लगा। विवेक टिग्रेवाल ने कहा है कि संविधान क्या कहेंगे?
देखिए, इस बंगाल की धरती ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में भेजा और मुझे पूरी उम्मीद है इस बंगाल के लोगों पे, बंगाल की धरती पर जिस बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए भेजा, वो संविधान बचाने की भी लड़ाई में आगे आएंगे और बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान बचाकर लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। यहाँ से कितने आप उम्मीद है इस सभा से? मुझे बीजेपी संविधान बदलने का कोशिश कर नहीं रहा, बल्कि एक के बाद एक बिल पारित करके संविधान के आर्टिकल्स को बदल रहा है। और ऐसे में अगर आप कहें कि आपको कैसे देखते हैं, तो मैं यही देखता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस के एजेंडा पे चल रहा है। जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की उन लोगों की परिकल्पना थी, उस हिंदू राष्ट्र के तहत जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया था, तो इन लोगों का मन था कि मनुस्मृति भारत का संविधान हो और भारत में दलित भाइयों के साथ पक्षपात हो, मुसलमान क्रिश्चियन इन सबको बाहर निकाला जाए। इस तरह की जो इनकी मानसिकता है, और मनुस्मृति को ये लोग संविधान बनाने का जो प्रयास में असफल हो गए। 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद इन लोगों का प्रयास है कि कहीं ना कहीं संविधान को बदल के और जो है संविधान में समतावादी बातों को हटा के ऐसी चीजें डालना जो आरएसएस के शाखा में पढ़ाई जाती है। G20 का मीटिंग चल रहा है, लेकिन एक तरफ दिखाया जा रहा है कि बच्चे लोगों को घेर दिया है, गरीब लोगों को, दिल्ली का गरीब लोगों को घेर के G20 का मीटिंग कर रहा है। असली इंडिया को छुपा के नकली इंडिया दिखा रहा है, ऐसा आप लोग। देखिए, G20 के मीटिंग में जो पर्दा लगा के गरीबों को छुपाया गया, यह मोदी सरकार की असफलता है और इस असफलता को छुपाया जा रहा है। आपको बता दें, एक तरफ ये लोग कहते हैं वासुदेवा कुटुंबकम और बताते हैं कि पूरा अमेरिका से लेके हर एक देश में डंका बज रहा है, और दूसरे तरफ हमारे ही देश में भूख से लोग मर रहे हैं, उनको छुपाने का प्रयास किया जाता है। और ये भी बता दें कि उस वक्त अमेरिका के मीडिया को यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं दी गई, और जब स्वतंत्रता नहीं दी गई जब मीडिया को, तो क्या हुआ, वह जाके वहाँ पे क्यों स्वतंत्र, ये लोग बोले कि अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के पत्रकारों से मिलना चाहता था, नहीं मिलने दिए। जाके वह वियतनाम में जो है, वर्मा में जो है, वियतनाम में जाके वह बोलता है कि हमने मोदी को क्या पाठ पढ़ाया, तो मानव ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाया, प्रेस फ्रीडम का पाठ पढ़ाया, और वह पूरी तरह से जो यहाँ पे बातों को दबाने का प्रयास किया था, वह खोल के पूरे विश्व पटल पे बता दिया कि भारत में अभी सही मायने में सरकार कैसे कार्य कर रही है। हम इस देश के 4 भाई हैं। अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो ये देश तरक्की कैसे करेगा? इस देश की तरक्की के लिए हम चारों का एक होना बेहद ज़रूरी है। ये आप ये याद रखिए कि अगर इस देश के अंदर चोट हिंदू को लगती है तो उसका दर्द मुसलमान, सिख और ईसाई को होता है। हम इस वतन के, इस मुल्क के 4 भाई हैं। जो काम अंग्रेजों ने किया, गोवलकर ने किया, वही काम इस देश के अंदर आज आरएसएस और भाजपा कर रही है। लेकिन हम उनकी एक भी नीति को इस देश में सक्सेस नहीं होने देंगे। अगर इस देश के अंदर सावरकर और गॉडसे जैसे लोग हैं, तो इस देश के अंदर गांधी जैसे, नेहरू जैसे लोग, आज़ाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग आज भी इस देश के अंदर जीवित हैं, जो इस देश को बचाने में लगे हुए हैं। अक्सर आप आया करते हैं और चर्चे पे रहते हैं, आज आप आदिवासियों के लिए आए हैं, तो ये क्या मकसद है खास? देखिए, आदिवासी जो है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल राइट्स दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार से वंचित है। तो वो जो अधिकारों से अपने वंचित है, उन्हीं के अधिकार की लड़ाई है, जिस लड़ाई में हम उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। पार्लियामेंट चेंज, आर्टिकल चेंज, आने वाला दिन में लग रहा ऐसा लोगों का कि संविधान भी चेंज हो जाएगा। इनका एजेंडा यही है। ये तो जैसे वहाँ का रसिया का राष्ट्रपति बन गया आजीवन, चाइना का बन गया, एक ट्रेंड है, ये भी आजीवन बनना चाहते हैं। कहते हैं वो एक देशी एक नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 60 साल कर्मचारी नौकरी करता है, जो BSF CRP ITBP का जवान है, जो कि सेना का जवान है, उनकी पेंशन नहीं है क्या? यही आपकी एक देश की नीति है, एजेंडा इनका है, और ये निश्चित रूप से खत्म कर देना चाहता है। लेकिन बता देना चाहता हूँ कि 7 जगह चुनाव हुआ, 7 जगह में 4 जगह हारे हैं, घोषी हारे हैं। ये अगला चुनाव देश का मूड रहेगा। व्हाट इज मूड ऑफ नेशन? 60% है उनके खिलाफ, लेकिन हम बटे हुए हैं, सपा, बसपा, आप, कांग्रेस, इसलिए जीतते हैं। अब वोट फॉर इंडिया एक तरफ एक खड़ा होगा और 2% तो एक तरफ एक नेशनल। थैंक यू। आज इस मंच से आप क्या वार्ता देना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज बारिश के इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं। जैसा कि आप देख सकेंगे बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग नहीं आ सके, गुजारिश है हमारी कि आपको भी हमको जुड़ना होगा, क्योंकि अगर संविधान बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा। और इसके लिए अभी जो इंडिया
अलायंस जो बनाया गया है बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, उनको रोकने के लिए आइंदा 2024 जो इलेक्शन है उसके लिए हम सब एकजुट हुए हैं, ताकि जो हिंदू मुस्लिम ईसाई मिल कर रहे हैं और जो छोटी जाति के लोग हैं वो भी हिंदुस्तान में सही से सर उठाकर जी सके। और साथ ही साथ ये जो टारगेट है ये खास करके मुसलमानों को बनाया गया है और हम कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे कि बीजेपी की सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए हमें जान भी देना पड़े तो हम लोग जान देंगे। भाई सर, आज इस सभा में आप उपस्थित हुए, इस सभा से आप देशवासियों को क्या वार्ता देना चाहते हैं? देखिए, पूरा देश, पूरा राज्य, देश के जितने हैं सब वो इस समय मोदी सरकार से नाखुश हैं। जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है और लोगों पे अत्याचार और कानूनी प्रक्रियाओं का एक तानाशाही रवैया जो चल रहा है उसको देखते हुए लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसको लेके हम तमाम लोग जगह जगह जा रहे हैं और लोगों को एकजुट कर रहे हैं। ये उसी का एक हिस्सा है। आज 3 अक्टूबर को भारत यहाँ पर वेस्ट बंगाल की एक सबसे बड़ी सभा हो रही है जिसमें हम तमाम लोग आए हैं। देश से भर में जितने भी एक्टिविस्ट हैं सारे लोग जमा हुए हैं और लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने भले के लिए सोचिए और जितना हो सकता है इस सरकार के खिलाफ खड़े होने का आवाज़ उठाइए। सर, 1 वोट 1 नेशन के बारे में आपका क्या तजुर्बा है, बताइए। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक कि हर चुनाव की अपनी अवधि होती है, विधानसभा चुनाव के एक अपने डेट्स हैं, लोकसभा चुनाव के अपने डेट्स हैं। अगर इस तरह का कोई नियम आता भी है तो कहीं ना कहीं संविधान और जहाँ तक कि लोकल विधानसभा की बात है, ये सारी चीज़ें आपस में टकराएंगी और ये दिक्कत ही पैदा करेगी। वो इकट्ठा, बाकी हमारे बहुत सारे मतभेद होते हैं। हर एक में अलग अलग विचार बुनियादी लड़ाई जो आज़ादी की लड़ाई से ही देश किसका फैसला हमने भाई थोड़ा सा थैंक यू दिया कि ये सबका बराबर का हर वो वादा आज के खतरे में बहुत 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 जरूरी है। अगर कोई इस देश को पहले संविधान और वो वक्त है और बंगाल में तृणमूल पार्टी के जो क्या सहमतियाँ उनके विरोधी कांग्रेस से या वेस्ट से मंच पे जो आए बहुत बड़ी बात। और अगर इकट्ठा रह पाए आज ही देश की ज़्यादा आबादी लेकिन बिगड़ी हुई है। सर बीजेपी आरएसएस को इस्तेमाल करे और आरएसएस बीजेपी को इसका करोड़ों की किस तरह खत्म किया जाए? देखिए, आरएसएस इस तरह से नहीं लगता, मुझे लगता है एक दूसरे के वो पूरक हैं, कोई एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो दोनों एक ही लड़ाई में, और वो लड़ाई कम से कम 100 साल पहले जब आरएसएस बनी थी, महासभा बनी, तब से वो लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में बीजेपी की हिस्सेदार है, आरएसएस अलग अलग हिंदुत्व संगठन सब उसी के नीचे साधारण